एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के फंड मैनेजर मिलिंद अग्रवाल से। मिलिंद, हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की, ब्रॉडर पिक्चर हमने समझा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर क्यों आउट परफॉर्म करेगा। आपके जो फंड है उसका कंपोजिशन है, उसमें ज़्यादातर बड़े फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आपने रखे हैं। आपको सरकारी ज़्यादा पसंद है या नहीं पसंद है? प्राइवेट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा पसंद है? जी, अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जो बात करें, जिसके अगेंस्ट हमारा फंड बेंचमार्क होता है, उसमें लगभग 2/3 हिस्सा होगा बैंक्स का, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलाकर है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में लगभग 2 बैंक्स ऐसे थे जिनका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था, ग्रोथ में भी, एसेट क्वालिटी में भी। बट पिछले 3-4 साल से अगर हम देखें तो ये जो मिड टू लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इसमें 4-5 ऐसे बड़े बैंक्स हैं जहां पे हमें लग रहा है कि उनका फ्रेंचाइज काफी स्ट्रांग है। तो ना सिर्फ उनके पास में एक स्ट्रांग लाइबिलिटीज बेस है, ना सिर्फ उनके पास एक बहुत ही स्ट्रांग कस्टमर फ्रेंचाइज है और एक ब्रांड है, बट उनके पास में कैपिटल जो है, जिसको हम इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, जो टियर 1 या टियर 2 के फॉर्म में होता है, तो उनके पास कैपिटल लेवल्स भी काफी एडिक्वेट हैं। तो किसी भी बैंक को सबसे पहले डिपॉजिट्स चाहिए, क्योंकि वो किसी भी बैंक का एक रॉ मटेरियल है। उसके बाद उसे कैपिटल चाहिए, क्योंकि कैपिटल रिस्क के लिए जरूरी होता है। तो अगर हम प्राइवेट बैंक्स का देखें तो प्राइवेट बैंक्स के पास ना सिर्फ डिपॉजिट्स हैं और एक स्ट्रांग कस्टमर फ्रेंचाइज है, बट उनके पास कैपिटल भी है, उनका मैनेजमेंट स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रांग है। एंड इनको जो एसेट क्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स थे पिछले कई सालों से जो दिखाई दे रहे थे, वो काफी हद तक उनके हमारे पीछे जा चुके हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है अभी। बट अगर हम देखें तो कहाँ पे एक बड़ा डेल्टा, कहाँ पे एक बड़ा चेंज आया है, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आया है, पीएसयू बैंक्स में आया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर हम बात करें तो जो कुछ जो बड़े बैंक्स हैं, उनका स्टैंडिंग मार्केट में अगर हम देखते हैं तो वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक से कम नहीं है। इनफैक्ट उनका कंज्यूमर फ्रेंचाइज, उनका ब्रांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उनका जो एसेट क्वालिटी के जो प्रॉब्लम्स है, जो कई सालों से चल रहे थे, वो हमारे पीछे हैं अभी। और हमें लगता है कि आगे जाकर उनका भी ओरिएंटेशन ग्रोथ की तरफ काफी बढ़ चुका है। उनके पास कैपिटल है, उनके पास लाइबिलिटीज है, और उनके एसेट क्वालिटी के भी प्रॉब्लम्स अभी आगे जाके हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक मिक्स है। हालांकि हमारा इंक्लिनेशन अभी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ है, जहां पे हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ और कॉन्फिडेंस जो कि एसेट क्वालिटी में है, उधर काफी रिलेटिवली ज्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में। बट कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं हमारे पोर्टफोलियो में जो हमें लगता है कि फ्रेंचाइज वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल। मिलिंद, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है तो सवाल कि कंज्यूमर फाइनेंस में या फाइनेंसिंग में एक नए तरीके के डिसरप्शंस और ट्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं। कई सारी बड़ी कंपनीज हैं जो अपने आप को ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड करती। किसी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी, मैंने कहा कि भाई ब्याज दरें इतनी बढ़ेंगी तो क्या क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ सकती है। तो उन्होंने जो लॉजिक दिया मुझे बाद में बहुत समझ में आया कि उन्होंने कहा कि देखिए, कई बार क्या होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बहुत फ़र्क डालता है कि आपको लोन मिलने में कितनी आसानी है, कितनी अच्छी यूज़र फ्रेंडली फ्रेंचाइज है, उससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे कंज्यूमर फाइनेंसिंग में कोई नया ट्रेंड आप देख रहे हैं, कोई डिसरप्शन आप देख रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके पोर्टफोलियो में जगह पा सकता है? जी जी, देखिए, किसी भी लोन देने के 2 लेग होते हैं। एक होता है जहां पे आप एक कंज्यूमर को, एक बोरोवर को लोन दे रहे हैं। दूसरा लेग होता है कि आप उनसे लोन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो फिनटेक्स हैं, इन्होंने एक प्रॉब्लम को काफी अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, जो कि है लार्ज स्केल कस्टमर एक्विजिशन। अगर आप देखें तो आप खुद डेली बेसिस पे फिनटेक प्लेटफॉर्म का यूज करते ही होंगे। तो इन्होंने कस्टमर एक्विजिशन को काफी अच्छे तरीके से क्रैक किया है। पर इसके आगे का जो लेग है, जो कि है बोरोवर्स को पैसे देना और फिर उनसे पैसे कलेक्ट करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जो छोटे लोन्स होते हैं, जो 200, 500, 1000, 1500 रुपए के लोन होते हैं, इसमें हमें देखना बाकी है कि ये छोटे अमाउंट का जो लोन होता है, ये कितना वाइबल है। क्योंकि लोन देने के लेग के बाद आपको लोन कलेक्शन का लेग भी देखना है, जिसमें आपके कॉस्ट लगते हैं। अगर आपका डिजिटल कलेक्शन है तो उसके लिए आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगता है। अगर आपका ऑन द ग्राउंड कलेक्शन है तो उसके लिए आपको लोगों की सैलरीज, थर्ड पार्टी एजेंसीज को पैसे देने होते हैं। तो छोटे टिकट लोन्स, हालांकि ये बहुत ही छोटे बेस से शुरू हो रहे हैं, इसमें काफी मशरूमिंग हो रहा है फिनटेक सेक्टर में, बट ये कितना इकोनॉमिकली वाइबल है, ये हमें देखना बाकी है। पर अगर हम थोड़े एस्टैब्लिश्ड लोन प्रोडक्ट्स की बात करें, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल है, या फिर क्रेडिट कार्ड्स है, या फिर पर्सनल लोन्स हैं,
ये प्रोडक्ट्स अभी कुछ हद तक एस्टैब्लिश हो गए हैं, बट अगर हम अर्बन या मेट्रो मार्केट्स के बाहर जाके देखें, अभी भी काफी रूम है इन प्रोडक्ट्स का सेमी अर्बन और रूरल एरिया में एक्सपैंड करने का। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते जाएंगे। अगर आप देखें तो चेकआउट फाइनेंसिंग जो है, जिसको हम BNPL या स्मॉल टिकट फाइनेंसिंग बोलते हैं, उसमें कई सारी कंपनीज कई नए इनोवेटिव मॉडल्स लेकर आ रही है कि आप अगर चेकआउट पॉइंट पे जाते हैं, उधर आधे मिनट के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड लेकर आपका ब्यूरो चेक करके बता सकते हैं कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आई थिंक ये लॉन्गर टर्म सिस्टम के लिए काफी अच्छा है, पर ये कितना वाइबल है छोटे टिकट साइजेस के लिए, ये हमें अभी देखना बाकी है। बट बड़े टिकट साइजेस जो एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स है, उसका प्रोलिफरेशन अभी भी रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में होना बाकी है, और मुझे लगता है कि वो काफी हद तक अगले 5 से 10 सालों में होना चाहिए। बिल्कुल। और बैंकिंग की बात हो, और सारे बैंकर ये कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बैंकों का भी और सेक्टर का भी, और हमारे फंड मैनेजर साहब भी डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट जरूर करते होंगे। तो मैं 2-3 ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि कोई एक चीज़ आपको लगती है जो इस पूरी बड़ी बिग थीम में रिस्क हो सकती है। वो के शेप रिकवरी हो सकती है, वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, वो क्रूड ऑयल हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि जो एक पोटेंशियल रिस्क है जिसको हमें मैनेज करना पड़े? देखिए, रिस्क अगर एसेट क्वालिटी देखें तो बैंकिंग के लिए सबसे बड़ा रिस्क एसेट क्वालिटी ही होता है। पिछले अगर 7-8 सालों का अगर हम देखें तो बैंकिंग एज ए सेक्टर प्रॉब्लम्स में था, बिकॉज एसेट क्वालिटी के प्रॉब्लम से काफी बड़े हिस्से के हमारे बैंकिंग सेक्टर को, तो वो हमें आगे जाकर दिख रहा है कि एज लॉन्ग एज डोमेस्टिक इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, एसेट क्वालिटी के प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। पर इंडिया काफी हद तक अगर हम देखें तो हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है, और हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंस भी धीरे धीरे हम उसे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इंडिया का अगर हम देखें किस चीज के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, तो ये है कि ग्लोबल मार्केट्स का स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर अगर ज्यादा होगा तो फिर हमारे भी ग्रोथ के ऊपर असर पड़ सकता है। पर अगर हम देखें कि डोमेस्टिक अगर बैंक्स का हम पोजीशन देखें, तो अगर वो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या फिर वो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वो जो बैड लोन्स का जो प्रोविजनिंग है उसके अगर लेवल से भी अगर हम देखें, तो तीनों ही चीजों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर जो है, जो हमें काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, हमारा लिंकेजेस ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भी है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा करेगा तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग लिंक्ड है और हमारी करेंसी लिंक्ड है, तो इसलिए उसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। मिलिंद, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो इस फंड में पैसे लगाना चाहते हैं, उनको ये काफ़ी मदद करेगा कि आपका फंड मैनेजर किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है, मैनेज कर रहा है। उम्मीद करता है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। आप भी पढ़ाई करिए, और आपका अगर इच्छा है, आपको अच्छा लगता है, तो आप बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के इस फंड में निवेश भी कर सकते हैं। मिलिंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे इनसाइट्स देने के लिए। जी धन्यवाद।